नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। हमारा टॉपिक होने वाला हिंदी प्रैक्टिस सेट। जितने भी हमारे हिंदी में टॉपिक है सभी टॉपिकों से क्वेश्चन उठाए गए हैं और जो हमारे पिछले पेपरों में हिंदी से क्वेश्चन बने हैं वो सब भी प्रैक्टिस सेट में मिल जाएंगे। ये हमारा हिंदी का 70वां प्रैक्टिस सेट है। अगर आपने इससे पिछले प्रैक्टिस सेट नहीं देखे, एक बार पिछले प्रैक्टिस सेट देखो। एक क्वेश्चन से जितने भी क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं उन सब पे हम चर्चा करते हैं। शुरू कर लेते हैं अपने पहले क्वेश्चन के साथ। जो हमारा पहला क्वेश्चन दिया गया है, हिंदी का प्रहरी इसमें से किसे कहा जाता है? तो हिंदी का प्रहरी कहा जाता है पुरुषोत्तम दास टंडन को। हिंदी का प्रहरी किसे कहा जाता है? पुरुषोत्तम दास टंडन को। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन दिया गया है, बिहारी हिंदी का नामकरण किस विद्वान द्वारा किया गया था? किस विद्वान ने किया था? तो बिहारी हिंदी का नामकरण किया गया है जॉर्ज ग्रियर्सन द्वारा। ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन दिया गया हमारा, रामधारी सिंह दिनकर को किस कृति या रचना के लिए हिंदी साहित्य पुरस्कार मिला था? कौन सा पुरस्कार? हिंदी साहित्य पुरस्कार मिला था। रामधारी सिंह दिनकर को किस कृति के लिए यह पुरस्कार दिया गया था? तो रामधारी सिंह दिनकर को यह पुरस्कार दिया गया था संस्कृति के 4 अध्याय के लिए। हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। पूछा जाए कब दिया गया था? तो 1959 में यह पुरस्कार दिया गया था। उसके बाद जो आपको याद रखना है कि रामधारी सिंह दिनकर की एक तो ये रचना हो गई संस्कृति के 4 अध्याय। इससे अलग जो रचनाएं इनकी, नीम के पत्ते, बहुत महत्वपूर्ण रचना है रामधारी सिंह दिनकर की। उसके बाद रेणुका और हुंकार, ठीक है, ये इनकी महत्वपूर्ण रचना है, याद रखना। उससे अलग बात कर लेते हैं हिंदी साहित्य पुरस्कार के बारे में कि हिंदी साहित्य पुरस्कार की स्थापना कब की गई थी? 1954 में की गई थी। और सर्वप्रथम किसे दिया गया था ये? तो याद रखना, माखन लाल चतुर्वेदी को हिंदी साहित्य पुरस्कार सर्वप्रथम दिया गया था। हिंदी साहित्य पुरस्कार में जो धनराशि दी जाती है, याद रखना कितनी धनराशि है? 1 लाख रुपए की धनराशि दी जाती है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हमारा, सावधानी शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है? प्रत्यय से क्वेश्चन है। प्रत्यय के बारे में जो आपको बेसिक जानकारी याद रखनी है कि प्रत्यय हमारे अभिकारी शब्द होते हैं। प्रत्यय अभिकारी शब्द होते हैं और ये हमारे शब्द का अंश होते हैं, ठीक है। प्रत्यय क्या होते हैं? हमारे शब्द का अंश होते हैं। उसके बाद जो आपको याद रखना है, प्रत्यय के कितने भेद होते हैं? तो प्रत्यय के 2 भेद होते हैं। पहला होता है कृत प्रत्यय और दूसरा होता है तद्धित प्रत्यय। कितने भेद होते हैं? तो 2 भेद होते हैं, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। कृत प्रत्यय आते हैं क्रिया के साथ और तद्धित प्रत्यय आते हैं संज्ञा के साथ, सर्वनाम के साथ और विशेषण के साथ। तो तद्धित प्रत्यय संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण के साथ आते हैं, जबकि कृत प्रत्यय क्रिया के साथ आते हैं। सावधानी में प्रयुक्त कौन सा प्रत्यय होगा? तो सावधानी में हमारा ई प्रत्यय हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया हमारा, समय की दृष्टि के अनुकूल, अर्थात अनेक शब्दों से एक शब्द है। हर एक टॉपिक से क्वेश्चन होने वाला है, ये अनेक शब्दों से एक है। तो समय की दृष्टि के अनुकूल, समय अनुकूल, ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया हमारा, विशिष्ट विषय जैसे विज्ञान, कला आदि की तकनीकी अभिव्यक्ति के लिए निश्चित अथवा विशिष्ट अर्थ में प्रयुक्त होने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? तो क्या कहलाते हैं? ये याद रखना, पारिभाषिक शब्द कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया हमारा, हिंदुस्तानी भाषा का रूप क्या है? अब आपको यह याद रखना कि हिंदुस्तानी भाषा में क्या क्या आता है। तो हिंदुस्तानी भाषा में आता है एक तो हिंदी और दूसरी उर्दू। उर्दू और हिंदी दोनों के मिश्रण को क्या बोलते हैं? हम हिंदुस्तानी भाषा बोलते हैं। कई बार एग्जाम में पूछा गया है, याद रखना कि हिंदुस्तानी भाषा में कौन कौन सी भाषाएं आती है? तो हिंदी और उर्दू दोनों आती है। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन।
बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आपको याद रखना। गण का पति अर्थात गणपति, यह कौन सा समास होगा? समास का क्वेश्चन है, गण का पति, इसमें कौन सा समास हो जाएगा? हमारा तत्पुरुष समास हो जाएगा। लेकिन आधुनिकता और आज के आधार पर जो आपको याद रखना है कि तत्पुरुष समास के कितने भेद होते हैं। अगर भेद पूछे जाते हैं तो भेद होते हैं 6 तत्पुरुष समास के, और तत्पुरुष समास के उपभेद कितने होते हैं? तो उपभेद होते हैं 4। जबकि तत्पुरुष समास का कौन सा पद प्रधान होता है? इसका उत्तर पद प्रधान होता है। ठीक है, उसके बाद जो आपको याद रखना है कि तत्पुरुष समास के कितने भेद होते हैं? हमारे 6 भेद होते हैं। कौन कौन से भेद होते हैं एक बार देख लेते हैं। तत्पुरुष समास के जो हमारे 6 भेद होते हैं, पहला होता है हमारा कर्म तत्पुरुष समास, दूसरा होता है आपका करण तत्पुरुष समास, तीसरा संप्रदान तत्पुरुष समास, चौथा अपादान तत्पुरुष समास, पांचवा संबंध तत्पुरुष समास, और छठा अधिकरण तत्पुरुष समास। तो तत्पुरुष समास के कितने भेद होते हैं? कहना 6 भेद होते हैं। जबकि पूछा है कितने उपभेद होते हैं, तो उपभेद होते हैं आपके 4। पहला होता है नगण्य तत्पुरुष समास, दूसरा ऐलुक तत्पुरुष समास, तीसरा उपपद तत्पुरुष समास, और जो लास्ट हो जाता है लुप्त पद तत्पुरुष समास। ठीक है, तो तत्पुरुष समास के कितने उपभेद होते हैं? कहना 4 उपभेद होते हैं, और कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है कि जैसे पूछ लेगा कि लुप्त पद किसका अंग है, तो बताना है तत्पुरुष का अंग है। या अलुक तत्पुरुष समास किसका पद है, किसका भेद है, तो कहना तत्पुरुष समास का भेद है। ठीक है, याद रखना आधुनिकता के आधार पर हिंदी एडवांस हो चुकी है, इसी तरह से क्वेश्चन बनने लगे हैं अब। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर दिया गया है, क्षमा का अर्थ माफी होता है? हाँ बिल्कुल होता है। तो दूसरे क्षमा अर्थात क्षमा का अर्थ क्या होगा? क्षमा का अर्थ माफी होता है, तो फिर क्षमा का दूसरा अर्थ क्या होगा? तो याद रखना क्षमा का जो अर्थ होता है एक माफी होता है और दूसरा पृथ्वी हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें पर्यायवाची पूछा गया, और किसका पर्यायवाची पूछा गया? राजा का पर्यायवाची पूछा गया है कि राजा का पर्यायवाची क्या होता है। राजा के पर्यायवाची में राजा को महिपाल बोला जाता है, नृप बोला जाता है, भूप होता है, भू वाले सभी आ जाएंगे, जैसे भूप होता है। उसके बाद भूपति, भूपाल, भूधन, देखो भू वाले सब, भूप, भूपति, भूपाल और भूधन सब किसके हैं? राजा के पर्यायवाची है। अन्य में आपको याद रखना नृप, नृपपति होता है, महीप राजा का पर्यायवाची होता है, राजा को राव बोलते हैं, जैसे पूरा बोलते हैं राजा राव। नरेंद्र होता है राजा का पर्यायवाची। ये सब किसके पर्यायवाची? राजा के पर्यायवाची। अन्य जो पर्यायवाची होता है अवनीश राजा का पर्यायवाची। ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो याद रखना महिपाल, नृप और सारे भू वाले, भूपाल, भूपति, भूपाल, ठीक है, भूधन, उसके बाद नृपपति, महीप, राव और नरेंद्र किसके पर्यायवाची है? राजा के पर्यायवाची होते हैं। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, ये हमारा शुद्ध वर्तनी से क्वेश्चन है। शुद्ध वर्तनी से क्वेश्चन दिया गया है, इसमें हमें पहचानना है शुद्ध वर्तनी कौन सी होगी। पहले लिखा आवश्यकता, अंत्याक्षरी, भगीरथी और ललायित। तो पहले जो इसमें ललायित लिखा है गलत लिखा है, पूरा होता है लालायित, ला ला इत, ये हमारा शुद्ध रूप होता है ललायित का। भागीरथी होता है भागीरथी, दोनों मात्राएं बड़ी होती है, और भागीरथी होता है। अंतराक्षरी इसमें शुद्ध लिखा हुआ है। उसके बाद आवश्यकता होता है, आवश्यकता। ठीक है, तो याद रखना जो अशुद्ध दिए गए हैं इनका शुद्ध रूप है
आवश्यकता, भागीरथी और ललायित होता है, ठीक है, जबकि अंतराक्षी हमारा शुद्ध रूप लिखा हुआ है। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, करुणा कादम्बिनी रचना के रचनाकार कौन है? रचना का क्या नाम है? करुणा कादम्बिनी, इसके रचनाकार कौन है? गया प्रसाद शुक्ल इसके रचनाकार है। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट, निम्नलिखित में से ब्राह्म चिन्ह नहीं है, कौन सा ब्राह्म चिन्ह नहीं है? पहले तो ब्राह्म चिन्ह के बारे में याद रखना, ब्राह्म चिन्ह का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? ठहराव। हम क्षण भर के लिए सांस लेते समय जो रुक जाते हैं उसे कहते हैं ब्राह्म चिन्ह अर्थात ठहराव को। ब्राह्म चिन्ह की संख्या कितनी होती है? 20 होती है। किस व्यक्ति के आधार पर है 20? तो व्यक्ति का नाम याद रखना, कामताजी प्रसाद के आधार पर। कामताजी प्रसाद के आधार पर ब्राह्म चिन्हों की संख्या कितनी मानी गई है? 20 मानी गई है। ब्राह्म चिन्हों को लिया कहां से गया है? तो ये अंग्रेजी भाषा से लिया गया है, ठीक है। परंतु आपको जो याद रखना है कि जो हमारा पूर्ण विराम होता है, कौन सा ब्राह्म चिन्ह? जो पूर्ण विराम होता है, पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग जो इस तरह से लगा हुआ होता है, इसका प्रयोग हम अंग्रेजी भाषा में नहीं करते, ठीक है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कौन से विराम चिन्ह का प्रयोग अंग्रेजी भाषा में नहीं होता? तो कहना पूर्ण विराम का प्रयोग अंग्रेजी भाषा में नहीं होता, जबकि जो योजक चिन्ह होता है इस तरह से लगा होता है, योजक चिन्ह का प्रयोग हम संस्कृत भाषा में नहीं करते हैं, ठीक है। याद रखना ये ब्राह्म चिन्हों से बनने वाले क्वेश्चन है। कौन सा ब्राह्म चिन्ह नहीं है? तो याद रखना अवतरण विराम चिन्ह नहीं होता है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। देखो ब्राह्म चिन्ह से क्वेश्चन था, हर टॉपिक से क्वेश्चन होगा। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन जो हमारा दिया गया है, इसमें दिया गया है द्रव्यार्थ का संधि विच्छेद बताना है। अब देखो संधि विच्छेद से क्वेश्चन है, उस संधि विच्छेद के बारे में ट्रिक भी बताई गई है। इसका आंसर आपको बताना है। एक तो ये बताना है, ये गिव अवे आपके लिए कि कौन सी संधि होगी और इसका शुद्ध विच्छेद क्या होगा, ठीक है। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन जो हमारा क्वेश्चन दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, दिए गए वाक्यांशों के लिए एक शब्द का प्रयोग करिए, अर्थात वाक्यांश एक शब्दों के लिए, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का प्रयोग करना है। विधानमंडल द्वारा पारित या स्वीकृत विधि, विधि होता है नियम, विधानमंडल द्वारा पारित नियम क्या होता है? तो विधानमंडल द्वारा पारित नियम बन जाएगा अधिनियम, ठीक है, याद रखना। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन दिया गया है, अंग अंग फूले न समाना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? तो अंग अंग न समाना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? मुहावरा कौन सी भाषा का शब्द है? ये हमारा अरबी भाषा का शब्द है। मुहावरे हमारा वाक्य का एक अंश होता है, ना कि पूरा वाक्य होता है, जबकि लोकोक्ति हमारा पूरा वाक्य होती है और मुहावरा हमारा वाक्य का अंश होता है। ये इन दोनों में अंतर होता है। अंग अंग फूले न समाना, बहुत आनंदित होना, ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये हमारा शब्द युग्म सा क्वेश्चन है जो हमारा छांटने के लिए आया है। इसमें दिया गया है अभिराम और अविराम। देखो विराम चिन्ह होता है, उसमें दिया गया अविराम अर्थात लगातार, और अभिराम होता है सुंदर। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा। शब्द युग्म से क्वेश्चन आने लगे हैं, ठीक है। आपको शब्द युग्म जिस भी किताब में हो आपकी अलग से पढ़ लो, क्योंकि एग्जाम में किसी दिन ज्यादा टकरा जाएंगे, फिर हम घूम जाएंगे। देखो क्वेश्चन दिया गया है, जयद्रथ वध क्या था? पहले तो देखो इसमें यहां पर मान लेना कि जयद्रथ वध क्या महाकाव्य है, क्या गीति काव्य है, क्या खंड काव्य है, या प्रगीत है? तो जयद्रथ वध हमारा एक खंड काव्य है। खंड काव्य होता है पूरे महाकाव्य का एक हिस्सा, उसे बोलते हैं खंड काव्य। तो जयद्रथ वध हमारा खंड काव्य है। पूरे किसके द्वारा लिखा गया है जयद्रथ वध जो खंड काव्य है? तो व्यक्ति का नाम याद रखना, मैथिली शरण गुप्त द्वारा लिखा गया है, ठीक है। जयद्रथ वध किसके द्वारा लिखा गया खंड काव्य? तो कहना मैथिली शरण गुप्त द्वारा लिखा गया है। बहुत महत्वपूर्ण चीज जो अभी पीछे एग्जाम में पूछी गई थी कि मैथिली शरण गुप्त के गुरु का नाम क्या था? तो इनके गुरु का नाम है महावीर प्रसाद द्विवेदी। गुरु का नाम महावीर प्रसाद द्विवेदी, मैथिली शरण गुप्त के गुरु का नाम, ठीक है। तो याद रखना जयद्रथ वध क्या है, ठीक है, ये एक खंड काव्य है। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य गलत है? अर्थात अशुद्ध वाक्य का चयन करना। इसमें लिखा ओह बड़ा जुल्म हुआ, ये तो शुद्ध लिखा है, इसमें कुछ अलग गलत नहीं लिखा। हिंदी के
समाचार पत्र हिंदी लिपि में छपते हैं, गलत है, हिंदी लिपि में नहीं छपते, यही हमारा गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा गलत हो जाएगा। अगले भी देख लेते हैं। साहित्य और जीवन का घनिष्ठ संबंध है, सही लिखा है। अगर तुम परिश्रम करोगे तो सफल हो जाओगे, ये भी सही लिखा है, ऑप्शन नंबर बी हमारा गलत हो जाएगा, ठीक है, याद रखना। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। अंग्रेजी का हिंदी में अर्थ पूछ लिया, जो हमेशा पूछा जाता है, सही है। इसमें दिया गया है एलिगेशन का जो पर्यायवाची बनेगा, एलिगेशन अर्थात आरोप होता है, ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। आधुनिक हिंदी के आधार पर इस तरह से क्वेश्चन बनने लगे हैं, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं नेक्स्ट। कथन है, कथन भी पूछे जाते हैं, हर टॉपिक से क्वेश्चन होगा। देखो क्वेश्चन जो दिया गया है, इन मुसलमान हरिजन पर कोटिक हिंदुन बारिये, कथन किसका है? बहुत महत्वपूर्ण कथन है, ठीक है। कथन आते रहते हैं, याद रखना। यह कथन किसका है? भारतेंदु हरिश्चंद्र का कथन है। भारतेंदु हरिश्चंद्र के बारे में जो आपको याद रखनी है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र को आधुनिक हिंदी का जनक बोला जाता है। आधुनिक हिंदी का जनक, या हिंदी का जनक हो जाता तो भी कौन हो जाते? भारतेंदु हरिश्चंद्र हो जाते, ठीक है। भारतेंदु हरिश्चंद्र के बारे में अन्य जो चीजें याद रखनी, कुछ क्वेश्चन पूछा था, भारतेंदु हरिश्चंद्र के गुरु का नाम क्या है? तो राजा शिव प्रसाद, राजा शिव प्रसाद भारतेंदु हरिश्चंद्र के गुरु का नाम था। भारतेंदु हरिश्चंद्र की महत्वपूर्ण रचनाएं जो आपने जीएस में भी देखी होंगी, भारत दुर्दशा, भारत दुर्दशा किसकी रचना है? भारतेंदु हरिश्चंद्र। ये हिंदी के साथ साथ जीएस में भी आती है। अन्य रचना में अंधेरी नगरी, ठीक है। अन्य उपलब्धि भारतेंदु हरिश्चंद्र की याद रखना कि भारतेंदु हरिश्चंद्र ने खड़ी बोली को, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने खड़ी बोली को क्या बोला था? परदेसी बोला था। क्या बोला था? परदेसी बोला था, ठीक है। भारतेंदु हरिश्चंद्र के बारे में चीजें याद रखना। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। प्रत्यय से क्वेश्चन है, अभी हम प्रत्यय से क्वेश्चन कर का है, तो इसमें से प्रत्यय के जो रूप होते हैं उस पर बात नहीं करेंगे, डायरेक्ट देखेंगे। निंद्रालु में कौन सा प्रत्यय होगा? तो निंद्रालु में हो जाएगा आलू प्रत्यय, ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट। अलंकार से क्वेश्चन है, अलंकार से हमारा क्वेश्चन दिया गया है। इसमें दिया गया है अलंकार पहचानना है, मधुबन की छाती को देखो सूखी इसकी कितनी कलियां में अलंकार बताना है, ठीक है। अब देखो अलंकार है, जब हम अलंकार पढ़ते हैं तो आपको यह याद रखना है कि अलंकार के पर्यायवाची शब्द कौन कौन से होते हैं। तो अलंकार के पर्यायवाची शब्द में होता आभूषण, गहना, जेवर और पदक। ये क्या है? अलंकार के पर्यायवाची होते हैं। जबकि अलंकारवादी कवि किसे बोला जाता है? तो अलंकारवादी कवि बोला जाता है केशवदास। केशवदास को अलंकारवादी कवि बोला जाता है। और अलंकार का प्रयोग किस काल में शुरू हुआ था? तो बताना। रीति काल में अलंकार का प्रयोग सबसे पहले प्रयोग किया गया था। और पूछा जाए किसके द्वारा किया गया था, तो ये आ जाते हैं केशवदास, ठीक। उसके बाद अब देख लेते हैं जो हमारा अलंकार दिया गया है, मधुबन की छाती को देखो सूखी कितनी इसकी कलियां में कौन सा अलंकार है? तो यहाँ पर कलियों के अनेक अर्थ दिए हैं, और किस में अनेक अर्थ होते हैं? तो हमारा श्लेष अलंकार होता है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है चिपका हुआ, और इसमें एक शब्द एक बार आता है जिसके अनेक अर्थ होते हैं, ठीक है, याद रखना। उसके बाद बात कर लेते हैं श्लेष अलंकार। तो श्लेष अलंकार के दो भेद होते हैं। पहला होता है सैभग भंग श्लेष अलंकार, दूसरा होता है अभंग श्लेष अलंकार, ठीक है। भेद है, आधुनिक हिंदी के आधार पर चल रहे हैं प्रैक्टिस सेट, आपको याद रखना है। उसके बाद अनुप्रास अलंकार के भेद भी पूछे जाते हैं। तो अनुप्रास अलंकार के 5 भेद होते हैं, पांचों का नाम याद रखना। पूछा जाता है 6 का अनुप्रास किसका भेद है? तो कहना अनुप्रास अलंकार का। दूसरा लाटानुप्रास अलंकार, वृत्यानुप्रास अलंकार, नेक्स्ट होता है श्रुत्यानुप्रास अलंकार, और लास्ट अंत्य अनुप्रास अलंकार। ये किसके भेद है? अनुप्रास के। उसके बाद बात कर लेते यमक अलंकार। क्या यमक अलंकार के भेद होते? तो कहना हाँ, यमक अलंकार के भेद होते हैं। कितने? 3 होते हैं। पहला आदि यमक अलंकार, मध्य यमक अलंकार
अंत यमक अलंकार। ठीक है, याद रखना। उसके बाद बात कर लेते हैं रूपक, क्या इसके भी भेद होते हैं? तो कहना हाँ, रूपक अलंकार के भी भेद होते हैं। तो रूपक अलंकार के कितने भेद होते हैं? और ये तो एग्जाम में पूछे भी गए हैं। पहला सडक रूपक अलंकार, दूसरा निडग रूपक अलंकार, और लास्ट हो जाएगा पारंपरिक रूपक अलंकार। ठीक है, तो इनके भेद हैं, सबके भेद पूछे जाते हैं जो दिए गए हैं। रूपक के 3, श्लेष के 2, अनुप्रास के 5, यमक के 3। ठीक है, और जो हमारा क्वेश्चन था ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर था। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, यहां वहां भीतर बाहर कौन से क्रिया विशेषण है? अर्थात इसमें कौन सा क्रिया विशेषण होगा जो हमारा दिया गया है, यहां में, वहां में, भीतर और बाहर। अब देखो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, यहां वहां भीतर और बाहर में किस चीज का बोध होता है? क्या एक स्थिति का बोध होता है? क्या एक अवधि का बोध होता है? अवधि मतलब समय, दूसरे नीचे भी समय दे दिया। क्या यहां वहां से एक दिशा का बोध होता है? तो इसमें कौन सा हमारा अलंकार नहीं, कौन सा हमारा क्रिया विशेषण होगा? तो ये हो जाएगा, देखो यहां बैठो, वहां बैठो, भीतर बाहर में क्या पता चलेगा? एक स्थिति का पता चलेगा। तो इसमें कौन सा हो जाएगा हमारा? स्थितिवाचक क्रिया विशेषण हो जाएगा। क्रिया विशेषण के कितने भेद होते हैं? तो क्रिया विशेषण के 4 भेद होते हैं, याद रखना। क्रिया विशेषण के कितने भेद होते हैं? 4 भेद होते हैं। और जो हमारे क्रिया विशेषण होते हैं ये हमेशा अविकारी होते हैं, याद रखना। ये क्रिया विशेषण क्या होते हैं? अविकारी होते हैं। कितने भेद है? 4 भेद है, जो यहां पर दिया गया है, एक बार लिख देता हूं। रीति क्रिया विशेषण, दूसरा काल, स्थान, और चौथा परिमाण क्रिया विशेषण। ठीक है, याद रखना। क्रिया विशेषण कितने भेद होते हैं? 4, रीति, काल, स्थान और परिमाण। और जो हमारा क्वेश्चन था यहां वहां भीतर बाहर, तो कौन सा हो जाएगा? स्थिति। अगर कोई समय का होता तो हमारा काल हो जाता। ठीक है, कोई दिशा होता तो हमारा दिशा हो जाता, परिमाण होता परिमाण हो जाता, याद रखना। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। देखो विलोम शब्द से भी क्वेश्चन आ गया। हर टॉपिक से क्वेश्चन होगा, ऐसा कोई टॉपिक नहीं होगा जिससे क्वेश्चन ना हो। डेली अपना 20-30 मिनट का जो अपना हिंदी का प्रैक्टिस सेट होता है उसे लगाओ, और अपनी हिंदी ऐसा ना हो कि ये लगे कि हाँ हिंदी आती है और बाद में क्वेश्चन ना बने। क्वेश्चन देखते हैं जो दिया गया, निम्नलिखित में से कौन सा विपरीतार्थी शब्द नहीं है? अर्थात कौन सा शब्द सुमेलित नहीं है? आदि का अंत होता है, बिल्कुल सही है। अतिवृष्टि अनावृष्टि, ये भी सही है। आहूत अनाहुत, ये भी विलोम शब्द सही है। अपमान उपमान, ये गलत हो जाएगा। अपमान का तो सम्मान होता है, अपमान का विलोम शब्द क्या होता है? सम्मान होता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। उसके बाद नेक्स्ट बात कर लेते हैं अपने गिव अवे की, कि हमारा जो गिव अवे है, गिव अवे में आपको जो बताना है, आपको ये बताना है, मैं कुछ क्वेश्चन लिखूंगा जो हमारे एग्जाम में आते हैं, ये आपके लिए गिव अवे भी है, आप चेक भी करना। कि पहला क्वेश्चन है हमारा, जो हमारी कोरबी बोली है इसका नामकरण किस व्यक्ति द्वारा किया गया? पहला क्वेश्चन। जैसे अभी पढ़ा था हमने बिहारी का जॉर्ज ग्रियर्सन, इसी वजह से कोरबी का नामकरण किसके द्वारा करा गया? उसके बाद बताना है आपको राजस्थानी का नामकरण किसके द्वारा किया गया है? भोजपुरी का नामकरण किसके द्वारा किया गया? भोजपुरी हमारे संविधान की भाषा में शामिल होने वाली 23वीं भाषा बनने वाली है। ठीक है, और उसके बाद बताना आपको मैथिली का नामकरण किस व्यक्ति द्वारा किया गया? और लास्ट बताना आपको खड़ी बोली का नामकरण किसके द्वारा किया गया? देखो हमारा पूरा टॉपिक हो गया। अब चेक करोगे, ये आपके लिए गिव अवे है। गिव अवे के बाद 100 रुपए दिए जाएंगे आपको, सही है। उसके बाद मिलते हैं एक और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।